मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद नांदेड़ की जिंदा दिल अवाम, ये बस निकल जाने दें तो अच्छा रहेगा। ये बस निकल जाने दें। साथियों से गुजारिश है कि इस बस को निकल जाने, और इधर जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि बैठ जाओ, तो पीछे लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा। बाकी आप थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा स्टेज को थोड़ा बेहतर करें आप सारे लोग। नांदेड़ वालों, काफी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आया था, लेकिन आपसे गुफ्तगू करने का कोई मौका नहीं निकल पाया था। आज एक ऐसे मौके पर आपके बीच खड़ा हूं, माइक थोड़ा बेहतर कर दें। मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज सिर्फ नांदेड़ तक ही नहीं बल्कि दिल्ली तक जाए, क्योंकि दिल्ली वाले को सुनाना ज्यादा जरूरी है। हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। आज के इस प्रोग्राम में स्टेज पर मौजूद प्रेसिडेंट अब्दुल सत्तार साहब, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहीम खान साहब, सिटी प्रेसिडेंट अजीज कुरैशी साहब, शमीम भाई, गफ्फार भाई, मुंतजिब साहब, हमारे प्रभारी अहमद खान साहब, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिनल गाला जी, नासिर साहब, बकी साहब, और तमाम पुराने ऐसे चेहरे हैं, ऐसे साथी हैं जिन्हें जानता हूं, जिनको पहचानता हूं। सबसे पहले तो नांदेड़ आपको सलाम करता हूं, क्योंकि 2017 में शायद यही वो जगह थी, यही वो मंच था जहां आपने दुआएं दी तो सियासत की तरफ थोड़ा सा रुख मेरा हुआ, और आपकी उन्हीं दुआओं के सदके में आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, राज्यसभा में आपकी नुमाइंदगी करने का मौका मिला है। खुदा नसीब जोड़ता है तो कैसे जोड़ता है। राहुल जी ने जब मुझे राज्यसभा भेजने का फैसला किया तो किसी और सूबे को नहीं चुना, महाराष्ट्र को चुना। ये शायद आपसे उन दिनों के रिश्ते की एक बुनियाद थी जो ऊपर वाले ने भी जोड़ी, तो ऐसी जोड़ी कि मुझे नुमाइंदगी करने का मौका मिला, तो महाराष्ट्र जैसे स्टेट का मौका मिला। ये मेरी खुशनसीबी है। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुल्क इलेक्शन के मुहाने पे खड़ा है। आने वाली 26 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, ईवीएम की कतारों में खड़ा होना है, और न सिर्फ नांदेड़ के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी है जो दिल्ली की गद्दी पर पिछले 10 साल से बैठी है, जिनका हर कैंडिडेट एक ही बात कह रहा है, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे वो लल्लू सिंह हो, वो बस एक ही बात कह रहे हैं कि ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान है वो इसको बदलना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं, और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक हिंदुस्तान के आईन को बदलने नहीं देंगे। मेरी नई नस्लों, यहाँ बड़ी तादाद में नई नस्ल खड़ी है, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, जहां तक नजर जा रही है नांदेड़ की आवाम ही आवाम है। आसपास के इलाकों से भी, बसमत से, भोकर से और सारे इलाकों से भी लोग आए। डाइस पे बड़ी तादाद में लोग हैं। जितना आजकल भाजपा की रैलियों में भीड़ होती है उतना तो यहाँ डाइस पे मौजूद है। ये हवा है, ये लहर है। इधर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरे भाई, ये मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं आपकी दुआओं से इस देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं। मैंने देखा है सरकार के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो ये चाहते हैं कि उनकी फिर से सरकार बने और वो आईन बदल दे, संविधान बदल दे।
वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल लिखे हुए हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौमी यकजहती की यादें हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसे अपने पसीने से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, भाजपा उसे बदलना चाहती है। ये इलेक्शन आम चुनाव नहीं है। नांदेड़ वालों, अगर आपको लगता है कि इलेक्शन सिर्फ एक एमपी चुनने का इलेक्शन है तो गलत। ये इलेक्शन हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बचाने का इलेक्शन है। इसलिए इस इलेक्शन की बहुत अहमियत बढ़ जाती है। मुझे पता चला है कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट को बड़े वोटों से जिता रहे हैं। कहीं कोई शको सुबह की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं भी अपना फर्ज अदा करने चला आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नांदेड़ मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं नांदेड़ से बहुत मोहब्बत करता हूं। न हम सफर में किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर में किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। नांदेड़ वालों, आपके यहां से उठी हुई आवाज पूरे हिंदुस्तान तक जाती है और अब तो और जोर से जाएगी, क्योंकि उस आवाज को पूरे मुल्क में पहुंचाने का जिम्मा भी मेरा है, क्योंकि खुदा ने मुझे यहाँ की नुमाइंदगी दी है तो मेरा फर्ज भी बनता है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अब तक इस इलेक्शन को आप कैसे लड़ रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन आज से मैं चाहता हूं कि इस इलेक्शन को बिल्कुल ऐसे लड़िए जैसे आप इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। ये तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, एक तरफ इमरान प्रताप गढ़ी है और एक तरफ आपके कैंडिडेट हैं। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि मुल्क में खूबसूरती बनी रहे। भाजपा नहीं चाहती है कि इस मुल्क में कौमी यकजहती बची रहे। इसलिए प्रधानमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस जबान का इस्तेमाल करते हैं, वो उनके मेयार के मुताबिक नहीं है। मैं यहाँ खड़ा होकर के एक बात आपसे कहने आया हूँ मेरे भाई, कि पिछले दिनों जब आया था तो राहुल गांधी जी इन्हीं रास्तों पर चल करके भारत जोड़ो यात्रा के लिए जा रहे थे। मुझे याद है 7 सितंबर 2022 की वो सुबह, जब हम सारे लोग कन्याकुमारी के साहिल पर राहुल गांधी जी के साथ खड़े थे और राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकल रहा हूं, मेरा नारा होगा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं राहुल गांधी के साथ चल रहा था। जब मैं राहुल जी के साथ चल रहा था तो मुझसे पत्रकार पूछते थे कि इमरान साहब, आप तो शायर हैं, आप इस यात्रा में राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं उन्हें एक शेर सुनाता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। दोस्तों, 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर एक शख्स चलता रहा, सिर्फ एक नारा लेकर के कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे बताओ नांदेड़ वालों की इस मुल्क में जो नफरत फैली है उसका सबसे बड़ा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, क्योंकि हमारे आपके खिलाफ ही तो नफरत फैलाई गई है। ऐसे में अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैं तो आपके बीच में खड़ा होकर के आपसे ये कह रहा हूं कि वसुंधरा जी को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ उन्हें नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका वोट सिर्फ उन्हें नहीं मिलेगा, आपका वोट बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा। आपका वोट सिर्फ उन्हें नहीं मिलेगा, बल्कि प्रियंका गांधी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा। और आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर पर्सनल एहसान होगा। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं कि यहां से जो आवाज उठेगी, यहां से जो माहौल बनेगा, वो देश की दशा और दिशा तय करेगा। नांदेड़ वालों, प्रधानमंत्री जी पूरे मुल्क में घूम करके बता रहे हैं कि हमारी तो इतनी
इतनी सीट आ रही है, इतनी सीट आ रही है। झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भाजपा के नेताओं को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। वो भाजपा का एक मंत्री एक गांव में पहुंचा, गांव में पहुंचकर उसने गांव वालों से कहा कि इधर आओ, हम तुम्हारी दुश्वारियां, तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी समस्या खत्म करना चाहते हैं। गांव के लोग आपकी तरह भोले भाले थे, इकट्ठा हो गए। मंत्री ने कहा बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। गांव वालों ने कहा साहब हमारी 2 समस्या है। बोले बताओ। बोले पहली समस्या यह है कि हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो मंत्री जी ने अपना मोबाइल निकाला, पता नहीं कौन सा नंबर डायल किया और फोन पे लगे हड़काने, डांटने लगे कि इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कल तक यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना हुआ होना चाहिए। ये कह के फोन रख दिया। फिर गांव वाले से बोले देखो हमने तुम्हारी पहली मुश्किल खत्म कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा कि साहब यहाँ पे मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं है, ये हमारी दूसरी समस्या है। ये है भाजपा के नेताओं की सच्चाई। ये भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी जो नंबर बता रहे हैं वो 15 लाख के जुमले की तरह झूठा है। किसी झांसे में मत आइएगा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं केरल से होके आ रहा हूँ। प्रचार में मैं उत्तराखंड था, मैं चंद्रपुर था, उसके बाद जम्मू कश्मीर था, उत्तर प्रदेश था, आज यहाँ पर हूँ। परसों राजस्थान रहूंगा, कल अकोला रहूंगा। मैं पूरे मुल्क का मूड आपको बता रहा हूँ, पूरे मुल्क का माहौल बता रहा हूँ कि मीडिया में भाजपा जीत रही है और जमीन पर इंडिया अलायंस जीत रहा है। कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री पहले देश का इलेक्शन हो चुका है, प्रधानमंत्री जी का चेहरा उतरा है, अमित शाह जी की जबान लड़खड़ा रही है, लेकिन राहुल गांधी दहाड़ के बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव दहाड़ के बोल रहा है, अखिलेश यादव जोर शोर से बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे जोर शोर से बोल रहे हैं, नाना पटोले जोर शोर से बोल रहे हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी तो आपके सामने दहाड़ ही रहा है, आप देख रहे हो। तो इस इलेक्शन में भाजपा के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी मुझे पता है अभी आपने झूठ बोलना शुरू किया है, एक आध फेज का और इलेक्शन होगा तो हो सकता है आप किसी मीटिंग में रोने भी लगे, क्योंकि आपको अदाकारी बहुत अच्छी आती है। अमिताभ बच्चन फेल है प्रधानमंत्री जी के सामने। एक्टिंग तो भाई कमाल का करते हैं वो। एक दिन पार्लियामेंट में रोहित वेमुला को याद करके भावुक हो गए, ऐसा लगा जैसे आंसू निकल आएंगे। मुझसे मीडिया के एक साथी ने कहा कि इमरान साहब आज तो प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए थे, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई मैं क्या कहूंगा, मुझे तो एक शेर याद आ रहा है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। तो हमने तो देखा है उन्हें, लेकिन मेरे भाई इस बार कोई झूठ चलने वाला नहीं है। इस बार जनता समझ गई है कि ये झूठे लोग हैं। इन्होंने वादा किया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में याद है पेट्रोल डीजल 58 रुपए से 100 रुपए पहुंच गया, गैस सिलेंडर 400 रुपए से 1000 पार कर गया, आटा चावल दूध दही पनीर छाछ लस्सी सब महंगा कर दिया। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले भाजपा के लोग कफन तक पर टैक्स लगाते हैं, जीएसटी लगाते हैं। ये है भाजपा की सच्चाई। हमने जब पार्लियामेंट में आवाज उठाई तो एक साथ 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए गए, उनकी जबान बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं लड़ रहा हूं आपके लिए, मैं बोल रहा हूं, मैं आपकी मोहब्बतों की दुहाई देके ये बात कहता हूं नांदेड़ वालों कि जिस दिन से पार्लियामेंट पहुंचा हूं एक भी दिन चुप नहीं हूं। कभी नजीब की मां के आंसुओं के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी सुनहरी बाग मस्जिद के लिए आवाज उठा रहा हूं, तो कभी जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी देश के किसानों के लिए आवाज उठा रहा हूं, क्योंकि हमारी आंखों ने देखा है कि 700 से ज्यादा किसान शहीद कर दिए गए सिंघू बॉर्डर पे बैठा करके। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की।
नांदेड़ वालों, हम एक मुश्किल लम्हे में खड़े हैं और इस मुश्किल लम्हे में एक एक सीट, एक एक वोट की अहमियत बहुत बड़ी है। इसलिए किसी झांसे में नहीं आना है, किसी धोखे में नहीं आना है। आपको याद रखना है कि पिछले 10 साल में इस सरकार ने जुल्म और सितम की क्या इंतहा की है। कभी महंगाई के नाम पर, कभी आपके ऊपर ऐसे ऐसे कानून थोपे गए कि आदमी कहीं भी महफूज नहीं है। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। सुनना मेरी बात को बहुत संजीदगी से नांदेड़ वालों। इधर जो दाएं बाईं तरफ लोग खड़े हैं, दाईं तरफ लोग हैं, पीछे तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, और अपने घरों में भी जो लोग हैं, बहुत संजीदगी से मेरी इस बात को सुनिएगा। बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर जो है वो चादर ओढ़ करके सड़क के किनारे पेड़ के नीचे मस्त सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास गया और उस सोते हुए फकीर को एक जोर की लात मारी और लात मार के कहा कि मैंने शहर फतेह कर लिया है फकीर, पूरा शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है कि उसने बादशाहत गधे के हाथ में सौंप दी है? लात तो हमको आपको भी पड़ी ना। 2014 में महंगाई की लात जो पड़ी तो अब तक पड़ती ही जा रही है। नोटबंदी की लात पड़ी, जीएसटी की लात पड़ी, अब नए नए कानून लेकर के आए हैं और खुद हालत यह है कि भ्रष्टाचार का ऐसा आलम है कि चंदा दो धंधा लो। भाजपा का नया नारा क्या है? चंदा दो धंधा लो। लेकिन मेरा मानना है कि हुकूमतें जुल्म पर बहुत ज्यादा काबिज नहीं रह पाती। मैं पूरे देश का माहौल बता रहा हूं नांदेड़ वालों। साउथ इंडिया में भाजपा साफ, और ताली तो अगली बात पे आपकी बजेगी। साउथ इंडिया में भाजपा साफ और नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ। यही है इस समय भाजपा की सच्चाई। उस दिन राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस चुनाव में भाजपा 150 सीट का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। और अगर राहुल गांधी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझो। मैं यहां आपके बीच में खड़ा होकर के बहुत संजीदगी के साथ एक बात कहता हूं नांदेड़ वालों, बहुत संजीदगी के साथ। जब भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी तो मैं इन्हीं रास्तों पे आया था। मैं चला था राहुल गांधी के सामने 4000 किलोमीटर। वो शख्स अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर चला है। तो आज मैं नांदेड़ वालों आपके बीच में खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूं कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? बताओ मुझे, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए, इस बात पे हमारा ईमान है। तो मैं नांदेड़ वालों आपसे कह रहा हूं कि मैं राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया, मजदूरी मांगने आया हूं मैं आपसे। 4000 किलोमीटर अपने पैर के छाले, अपने पसीने की परवाह किए बगैर वो शख्स चलता रहा। मैं साथ चला हूं कंधे से कंधा मिलाकर। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, याद है? राहुल गांधी तो राजकुमार है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप जिसे शहजादा कहते थे वो एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा, हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता हुआ, लोगों को गले से लगाता हुआ। अगर शहजादे ऐसे होते हैं तो ऐसे शहजादों को हम पलकों पर बिठाएंगे। आप राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं और खुद को फकीर। वो फकीर जो 10 लाख का सूट पहनता है,
मोबाडो का चश्मा पहनता है, मोबाडो की घड़ी पहनता है और 8,500 करोड़ के जहाज में पूरी दुनिया घूमता है। क्या फकीर ऐसे होते हैं? नहीं, फकीर ऐसे नहीं होते। शहजादे अगर राहुल गांधी जैसे हैं तो ऐसे शहजादे हमें कबूल हैं। दोस्तों, मैं आपसे थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करूंगा, थोड़ी थोड़ी शायरी भी सुनाऊंगा। नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखो खासदार हो गया तो अब शेर वेर ही नहीं सुनाता। वो भी नहीं करूंगा, वो भी सुनाऊंगा। हाँ, सारा कुछ सुनाऊंगा। मैं अभी तक तो सोच रहा था ना कि आप सारे लोग जम जाए, उसके बाद फिर आपसे संजीदा गुफ्तगू। अभी तो माहौल बनाने के लिए आपसे बातचीत कर रहा था। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि सत्तार साहब यहाँ बैठे हैं, बाकी साथी यहाँ बैठे हैं। मुझे एक बड़ी लंबी सी लिस्ट मिली है माशाल्लाह। मसूद साहब, परवेज खान साहब, शेर अली, हबीब बागवान जी, हबीब मौलाना साहब, शेख जावेद चाउस साहब, राशिद भाई, शमीम भाई, नासिर भाई, चांद भाई, हबीब भाई, नासिर भाई, लतीफ भाई, मुन्ना अब्बास, बाबू भाई, वाजिद साहब, फारूक खान, फारूक साहब, अलीम खान, फिरोज भाई, फहीम खान, सईद साहब, जेपी भाई। इतने सारे नाम है ना कि मुझे लग रहा है अगली बार ये प्रोग्राम 2 दिन करना पड़ेगा। एक दिन सिर्फ नाम लेना पड़ेगा, एक दिन सिर्फ भाषण देना पड़ेगा। अच्छा, जेडी भाई भी है जो नाम छूट, एक्चुअली कई नाम एक जैसे हैं तो वो मैं बार बार रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगा जो नाम छूट गए। और सबसे बड़ी बात तो ये जो सामने लोग बैठे हैं ये असली लोग हैं, इनका नाम लेना जरूरी है, इनकी मोहब्बत को सलाम। आप कभी ये मत सोचा करो कि ये जो 4 फीट ऊंचा मंच है इस पर जो लोग बैठे हैं वो आपसे बड़े हैं। नहीं, हम आपसे बिल्कुल बड़े नहीं है। आप 4 फीट नीचे बैठे हैं तो आप ज्यादा वजनदार हैं, क्योंकि आप दानिश्वर लोग हैं। तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, एक 4 फीट ऊंचा है एक नीचे